ये दो अलग अलग तस्वीरें जरूर हैं, लेकिन कहानी एक जैसी है। तस्वीरें सिर्फ दो हैं, लेकिन कहानी लाखों लोगों की है जिनकी नौकरी कोरोना काल में चली गई। पहली तस्वीर है रघुनंदन देव की, जिन्हें कंपनी ने कोरोना की पहली लहर के दौरान नौकरी से निकाल दिया। दूसरी तस्वीर में है जानवी, जो एक अस्पताल के ओपीडी में काम करती थी। इनकी भी नौकरी कोरोना काल में चली गई। रघुनंदन देव एक आईटी कंपनी में बतौर सेल्स वाइस प्रेसिडेंट 30 लोगों की टीम को लीड करते थे, लेकिन कोरोना काल में रघुनंदन को उनकी कंपनी ने अचानक बिना कारण बताए नौकरी से निकाल दिया। बकाया पैसे भी नहीं दिए। कोरोना जब आया था, इसमें मेरी टीम 30 बंदे की थी। 30 बंदे में से एक साथ में 13 लोगों को निकाल दिया गया था, इंक्लूडिंग मी। उसमें क्योंकि ये इंडियन कंपनी थी, जो हमारी फुल फाइनल होता है वो सारे पैसे भी मार देते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा हमें झटका पड़ा, क्योंकि इमीडिएटली नौकरी भी गया और पैसे भी गए। नौकरी जाने के बाद रघुनंदन के सामने चुनौती थी एक बार फिर नौकरी पाने की, लेकिन कई महीनों की कोशिश के बाद भी सफलता नहीं मिली। हिम्मत जुटाकर उन्होंने अपनी पुरानी बचत से एक स्टार्टअप शुरू किया, मगर रघुनंदन के मुताबिक सरकारी पाबंदियों और लॉकडाउन ने हर बार नई चुनौतियां पैदा की। टीडीएस कोरोना में उन्होंने कम करके कुछ प्रोडक्ट में 7.5% किया था और कुछ प्रोडक्ट में 1% और 2% किया था। कोई भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विसेज प्रोडक्ट, अगर वो 10% सरकार को हम दे देंगे, जमा करेंगे, तो हमारे को मार्जिन बचता नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर जब बैलेंस शीट हमारा बनता है तो वो 10% हमें रिबेट मिलता है, लेकिन इमीडिएटली जो 10% हमें देना पड़ता है वो हमारी जेब से देना पड़ता है, तो इसमें हमारी बिजनेस लॉस जो है ह्यूज होती है। रघुनंदन जैसी ही कहानी मुंबई के रहने वाले जानवी और समीर की भी है। ये है जानवी और उनके पति समीर। जानवी एक अस्पताल में नौकरी करती थी, पति समीर फ्रीलांस वेडिंग फोटोग्राफर है। जानवी की नौकरी कोरोना काल में चली गई, जबकि कोरोना की वजह से समीर का काम ठप पड़ गया। परिवार चलाने की चुनौती थी तो सब्जी, आम और मछली बेचकर गुजारा करना पड़ा। स्कूल लेकिन बंद थे, लेकिन उनका फीस तो ऑनलाइन सब चालू था, तो वो भरना था। बाद में इलेक्ट्रिसिटी है, बाद में टेलीफोन्स बिल वगैरह है, वो सब है, और रेंट्स वगैरह है, रूम का वगैरह मेंटेनेंस है, वो तो भरना ही है, वो तो सब करना ही है। तो मैं नहीं तो मेरे को अदरवाइज मैं अगर ये जॉब ये नहीं करता था तो मेरे को मेरी सेविंग्स वगैरह जो फ्यूचर के लिए रखी है उसको ब्रेक करना पड़ता था। तो वो हिसाब से हम लोग ने फिर वो टाइम पे थोड़ा सा हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ा। जानवी का कहना है कि अगर सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती तो चुनौतियों का सामना करने के लिए और ताकत मिलती। बीच में जितना सेविंग था तो वो हम लोग ने यूटिलाइज कर लिया। सो आफ्टर अप्रैल एंड मिडल ऑफ मई, सो वी बोथ गॉट टेंस्ड कि अभी क्या करें, व्हाट टू डू। सो वी हैव टू डू समथिंग। लॉकडाउन कितना चलेगा, क्या चलेगा, वो तो पता नहीं था। हाँ, उनका तो पूरा कम्प्लीटली स्टक हो गया था। और मेरा कैसा, आई एम डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस। तो मेरा एक छोटा सा ग्रुप है, सो उस पे मैं साड़ीज रहता है या ऑर्नामेंट्स रहता है, तो वो सब मैं करती थी। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलना चाहिए, और वैसे भी फोटोग्राफर्स के लिए आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट ने कुछ किया है। जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर जो जॉब पे है उनका तो ठीक है, लेकिन जो फ्रीलांसिंग फोटोग्राफर है, जैसे इवेंट के लिए होते हैं या फिर कोई छोटी छोटी एजेंसीज के लिए होते हैं, उनके लिए कुछ भी अलॉटमेंट नहीं है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। रघुनंदन, समीर और जानवी कोरोना की वजह से नौकरी खोने वाले ये सिर्फ 3 चेहरे या नाम नहीं है, बल्कि देश में लाखों ऐसी कहानियां हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी की दर 27% को पार कर गई। पहली और दूसरी लहर को मिला दें तो देश में करीब 1,96,00,000 लोगों की नौकरी चली गई। बजट के जरिए कैसे सरकार बेरोजगारी की तस्वीर को भविष्य में बेहतर बना सकती है, ये जानने के लिए आर्थिक मामलों के जानकार शरद कोहली को सुनिए। सरकार को एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत हो, चाहे स्टार्टअप्स के लिए और अच्छा वातावरण क्रिएट करने की जरूरत हो, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में रोजगार पैदा करने की बात हो। सभी क्षेत्रों में मुझे लग रहा है कि सरकार को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो कि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत उसकी रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, तो जब तक निजी उद्योगपति, प्राइवेट उद्योगपति जो है, बिजनेसमैन जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, जब तक उसमें निवेश नहीं आएगा, रोजगार के अवसर बढ़ने में समस्या आएगी। आर्थिक मामलों के जानकार के मुताबिक
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। सरकार को पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। देश में व्यापार करने की प्रक्रिया को और सरल बनाना होगा। विदेशी निवेश को पहले से ज्यादा बढ़ावा देना होगा। स्टार्टअप कंपनियों के लिए प्रोत्साहन पैकेज जैसी चीजें लानी होंगी। उम्मीद है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के टैब में बेरोजगारी दूर करने का कोई न कोई उपाय जरूर होगा, ताकि युवाओं को रोजगार के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में उनका योगदान भी पहले से ज्यादा बढ़े। बेशक बीते 2 सालों में कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई तरह की चुनौतियां थीं, जिनका डटकर सामना भी देश ने किया, लेकिन उससे उबरने के लिए आखिर सरकार उनकी क्या मदद करेगी जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, इस पर आज सबकी उम्मीदें जरूर टिकी हुई हैं। लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। मेरे साथ में मेरे साथी गौरव, रविकांत, अमित भी लगातार मौजूद हैं। अमित, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया। ये कहा जाए कि बजट को लेकर भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर के बाद में हलचल दिखना शुरू हो जाएगी और क्या निकलता है पिटारे से ये सामने आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो रोजगार की बात हो रही थी उसको लेकर एक बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाके में मनरेगा के जरिए रोजगार जनरेट किया जाता है। वहाँ पर उनको एक बड़ा मौका मिलता है मनरेगा के जरिए रोजगार से जुड़ने का। लेकिन शहरी इलाके में अगर देखिए तो 2 साल में कोविड के दौरान कई लोगों का रोजगार छिना, कई लोगों की नौकरी चली गई। ऐसे में जो वित्त मंत्री के साथ जो भारतीय मजदूर संघ, जो कि संघ से जुड़ा हुआ संगठन है BMS, उसकी जब बैठक हुई थी तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जैसे ग्रामीण इलाके में मनरेगा है उसी तर्ज पर शहरी इलाके में मनरेगा जैसी स्कीम शुरू की जाए। और इसमें एक और बात है, जो ई श्रम पोर्टल है उसमें भी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ये इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि रोजगार जनरेट करने के लिए हो सकता है कि शहरी इलाकों के लिए मनरेगा जैसा कोई स्कीम सरकार शुरू करे। दूसरी बात, जो मिडिल क्लास फैमिली की बात आ रही है बार बार, क्योंकि देखिए मिडिल क्लास फैमिली से और जो नौकरी पेशा से पूरी मार्केट का पूरी जो इकोनॉमी है वो जुड़ी होती है। क्योंकि जब उनके पास पैसे होते हैं, उनकी जेब में पैसे होते हैं, तो वो खरीदारी करने के लिए बाजार में निकलते हैं। और जब खरीदारी के लिए मार्केट में जाते हैं तो पैसे का फ्लो मार्केट में जाता है, तो उससे पूरी इंडस्ट्री से लेके तमाम चीज़ें जुड़ी होती है। तो यही चीज़ें चाहिए, क्योंकि अभी अगर देखें तो पिछले 2 साल से अर्थव्यवस्था जो है थोड़ी धीमी चल रही है और खास करके बाजार जो है वहां पर उस तरह से रौनक नहीं है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों के पास बचत हो, और बचत के लिए जरूरी है जो हर्षवर्धन जी भी बता रहे थे, मुझे लगता है कि इस बार जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट है वो एक सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। लोगों के पास कुछ पैसा बचे, कुछ पूंजी बचे उसके लिए, क्योंकि लोग ज्यादातर घर पर रह रहे हैं। तो अगर उसको लिमिट बढ़ा दिया जाए, जो कि फिलहाल 50,000 है, उसको 60 या 70,000, 10 से 20,000, 25,000 तक बढ़ाने की बात आ रही है। सभी ने ये सुझाव भी दिया है, क्योंकि सबसे जरूरी है कि टैक्स स्लैब में बहुत ज्यादा बदलाव अगर आप नहीं भी करते हैं, क्योंकि जो रिजीम की बात आप कर रहे हैं 2017 की बात है, जो न्यू रिजीम आया था उससे लोग खुश नहीं है, क्योंकि उसमें डिडक्शन का फायदा लोगों को नहीं मिलता है। तो ऐसे में उस नई टैक्स रिजीम को लेकर लोग में उत्सुकता नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाते हैं तो उससे भी पूंजी बचेगी। तो उसका फायदा क्या होगा कि लोग निकलेंगे घर से, तो उसका असर सीधे सीधे बाजार पर भी पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये 2 सेक्टर में बहुत जरूरी है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है रोजगार जनरेट के लिए। शहरी इलाकों के लिए मनरेगा जैसा स्कीम भी हो सकता है और स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ा सकता है। ये 2 तरीके से वापस अमित आपके पास लौटूं, उससे पहले जो है और नौकरी सर पेशा डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में कि कोविड के कोविड के 2 लहर रही। पहली में लोगों की पहली और दूसरी मिलाकर के लोगों की नौकरियां गई हैं, और ये भी एक आंकड़ा है कि भाई कोविड का इलाज कराते कराते कई लोग ऐसे हैं जो कि बीपीएल कैटेगरी में आ चुके, क्योंकि आय का जो संसाधन थे वो सीमित हो चुके थे, खर्चे लगातार बढ़ चुके थे। और वो ज्यादातर मेरे हिसाब से वो लोग हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग रहे हैं। बड़ी कंपनीज ने बहुत कम लोगों को निकाला, लेकिन जो छोटी कंपनीज जो छोटे व्यवसाय थे उन्हें ज्यादा लोगों को निकाला। एमएसएमई को लेकर के क्या सरकार का फोकस रह सकता है ताकि लोगों को नौकरी और बढ़े? देखिए ना, जब ये वायरस काल से हम गुजरे थे, पहला और दूसरा, और अभी तीसरा ईश्वर की कृपा से ठीक रहा जी, तो उस समय सरकार ने बहुत क्लियर कट जो 2 बातें कही थी। पहली तो ये कि जो सबसे कमजोर लोग हैं उनको राशन पानी मिलता रहे, उनके हाथ में कुछ रकम आ जाए, उसका इंतजाम उन्होंने किया। लेकिन जो ज्यादा जरूरी था और जो बहुत ठीक से नहीं हो पाया,
जो जिसको 20 लाख करोड़ के पैकेज में करीब 3,40,000 करोड़ एमएसएमई के लिए दिया गया था, उसमें बहुत सी ऐसी गड़बड़ियां आई जिसको वित्त मंत्री ने रिव्यू किया था, तो उसको ठीक करने की भी बात थी, जिसमें 100 करोड़ के ऊपर की जो इंडस्ट्री थी जो सिक हो गई या जिनका एनपीए बढ़ गया, उनको कैसे ठीक करें। तो मुझे लगता है कि ये सुनना, ये बाजार भी सुनना चाहेगा, इंडस्ट्री के लोग सुनना चाहेंगे, और अगर इंडस्ट्री ये सुन पाई, उसको ठीक से रिसीव कर पाई, तो दोनों चीज होंगे। तुरंत का जो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट है वो बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म में जिनको हम कह रहे हैं कि जो लोग शहरों में आए थे रोजगार की तलाश में, अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, उन लोगों को फिर से वो दिखेगा कि अब हमें रोजगार मिल सकता है। एक बात मैं यहां कहूंगा कि बड़ी चर्चा मनरेगा की होती है, तो अच्छी चीज ये है कि जो ताजा आंकड़े हैं, जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, वो बहुत क्लियर बताते हैं कि अब गांवों में मनरेगा के तहत रोजगार के लिए बहुत ज्यादा लोग लाइन लगाए नहीं खड़े। वो एक दौर था जब सब कुछ बंद हो गया था, तो गांव में 100 दिन का रोजगार वो गारंटी मिल रही थी, और उधर सरकार को जाना भी है, बिल्कुल उधर सरकार को अब जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी देश को जरूरत है कि उद्योगों के लिए वो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लोग मिले। अगर वो गांव में बैठ जाएंगे तो शायद वो जो साइकिल है उस पर असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार के ध्यान में ये होगा कि वो एमएसएमई को किस तरह से बताएगी कि हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि जो कर्ज देने वाली स्कीम थी वो बहुत अच्छे से काम नहीं की है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी नहीं हो पाया है, और जो पीएलआई स्कीम के जरिए हुआ है वो निश्चित तौर पर बड़ी कंपनियां आई हैं, खास करके जो विदेश से आने वाली कंपनियां हैं वो आई हैं। अब उसको कैसे जो चेन सप्लाई की होती है उसको सरकार इस बजट के जरिए हाथ लगाती हुई दिखती है, इस पर नजर होगी। बिल्कुल, और कल जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे भी हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बात का जरूर जिक्र किया गया, जीडीपी ग्रोथ की बात कही गई, उसमें तमाम परिस्थिति के बारे में जिक्र किया गया गौरव, और इसमें यह भी कहा गया कि कृषि सेक्टर पर कोरोना का कोई प्रभाव नजर नहीं आया, लेकिन बार बार ये मांग जरूर की जाती रही है, किसानों की भी शिकायत रही है, और बीपीएल से जो लोग आते हैं उनकी भी जरूर शिकायत रही है कि कोरोना का प्रभाव उन पर बहुत ज्यादा पड़ा है। अब आने वाले वक्त में उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद इससे जरूर होगी। बिल्कुल, देखिए कृषि क्षेत्र ऐसा एक सेक्टर रहा है जो कि अगर कोरोना महामारी की बात भी करें तो सबसे ज़्यादा जो उसमें बढ़ोतरी है वो देखने को मिली, और वो उसमें सतत वृद्धि होती रही। ऐसा नहीं हुआ कि उसमें जो उसका ग्राफ है उसके आगे बढ़ने का वो नीचे की तरफ गया, और यही वजह है कि जब कल जो आर्थिक सर्वेक्षण दिखाया गया उसमें भी एक अनुमान जताया गया है कि जो कृषि क्षेत्र की जो विकास दर है, जो उसमें प्रगति है, वो तकरीबन 4% के आसपास रहेगी। लेकिन जाहिर तौर पर कृषि के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं की मांग होगी। खास करके हम देखें, अगर उत्तर प्रदेश और पंजाब इन दो राज्यों की भी बात करें तो खास करके पश्चिमी यूपी में गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर जिस तरीके का मसला लगातार बना रहता है, चीनी मिलों को दोबारा किस तरह से सहायता दी जा सकती है ताकि वो समय पर किसानों का भुगतान करें, और साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो किस तरह से किसानों को मिले ताकि उन्हें फसल का उचित मूल्य मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी। क्योंकि कृषि में लगातार MS स्वामीनाथन के फॉर्मूले को लागू कराने की बात होती है, वहीं कुछ संगठन जो है वो लाभकारी मूल्य की बात करते हैं जो कि एमएसपी से इतर है। तो सरकार किस तरफ बढ़ती है, एमएसपी मूल्य, लाभकारी मूल्य बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा तस्वीर वित्त मंत्रालय की सुबह की दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं वित्त मंत्रालय के बाहर मौजूद हूं और आपको दिखाऊं तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय के बाहर यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो है वो मौजूद हैं। अगर आप देखें तो सीआईएसएफ के तमाम जो जवान है मौजूद हैं, और कुछ लोगों का आना जाना शुरू भी हो गया। कुछ अधिकारी जो है वो वित्त मंत्रालय के यहाँ पर पहुंचना शुरू भी हो गए हैं, और थोड़ी देर में सबसे ज्यादा जो हलचल होगी यहीं पर होगी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और साथ में उनके जो एमओएस होंगे वो तमाम लोग जो हैं यहाँ से, क्योंकि हम इससे पहले बही खाता देखते रहे जो कि सिस्टम चेंज किया गया और बही खाते को यहाँ दिखाया जाता था, और उसके बाद राष्ट्रपति भवन जो है वित्त मंत्री जाती थी यहाँ से। तो अब की बार क्योंकि टैब के जरिए पूरा बजट पेश हो रहा है, पेपरलेस बजट है, तो वो टैब संभवतः जो है यहाँ पर हो सकता है शो किया जाए, वो बैक शो किया जाए, और उसके बाद जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ से राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ेंगी, और वहां से राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के बाद कैबिनेट बैठक जो है वो होगी। वहां पर मुहर लगने के बाद संसद के सदन में पटल में रखा जाएगा बजट का। तो एक महत्वपूर्ण तस्वीर होगी। ये रिचुअल है, ये हर बार की तस्वीर है, लेकिन ये पेपरलेस बजट जो तस्वीर होगी वो देखने वाली होगी। और ये जो धुंध मौसम में छाया है, वो धुंध जब मौसम में भी छटेगा तो साथ ही साथ बजट को लेकर भी वो धुंध छटेगा कि आखिर आम लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरने वाला है आम बजट। बिल्कुल गौरव, हमारे साथ बने रहिए। रविकांत और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए, स्टूडियो में हर्षवर्धन जी हमारे साथ लगातार बने हुए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे।